गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 में वसंत भाग 2 से पाठ 15 नीलकंठ उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नीलकंठ होता है वो नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। यानी वो सवेरे से ही जहाँ सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता था जहाँ दाना दिया जाता है, और वहाँ पर घूम घूम कर वो सबकी रखवाली करता था। और किसी से कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच जाता है जब सब जीव जंतु तो भागकर इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन केवल एक जो शिशु खरगोश है वो सांप की पकड़ में आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं पाठ में और क्या कहा गया है। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वो पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका जो आधा पिछला शरीर उसका मुंह में रखा था और जो शेष जो था यानी कि जो आधा था वो उसके बाहर था। अब उससे चींची का जो स्वर भी इतना तीव्र निकल रहा था कि किसी को भी वो स्पष्ट सुनाई दे। अब तब नीलकंठ क्या था, ऊपर झूले में सो रहा था और उसके कानों में वो आवाज़ गई। तो वो नीचे आ गया और उसने देखा कि सांप के फन पर अगर वो चोंच मारेगा तो खरगोश भी इससे घायल हो सकता है। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह क्या हो गया, अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चय सा वहीं पड़ा रहा। अब उसने क्या किया, अगर मान लो कि वो सांप के फन पर चोंच मारेगा तो उससे खरगोश भी घायल हो सकता था। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबा दिया और फिर चोंच से उसके ऊपर इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। और अधमरा हो गया तो उसकी जो पकड़ थी वो पकड़ क्या हो गई, उसकी ढीली हो गई। और जैसे ही पकड़ ढीली हुई खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु वो निश्चेत सा वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब राधा ने सहायता देने की आवश्यकता उस समय तो नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर वहाँ पर सब आ गए और नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब वो शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। मयूर
कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। यानी कि मयूर जो है वो क्या है, कलाप्रिय वीर पक्षी है। मोर जो है वो कलाप्रिय और वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज या चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही कैसा है, क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। अब नीलकंठ में उसकी जातिगत तो विशेषताएं थी, लेकिन दूसरा क्या हो गया था, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग से सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। अब जो राधा थी, राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु उसने अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुँचते, यानी लेखिका के जालीघर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर वह नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में वो खड़ा हो गया और तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई, यानी लेखिका के साथ कोई न कोई देसी और विदेशी अतिथि पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने
उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यानी कि कुछ विदेशी महिला थी, उस विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को किसकी उपाधि दी? परफेक्ट जेंटलमैन की। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विष धर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। यानी कि जिस चोंच से वो भयंकर जो विष घर यानी कि जो सांप के वो खंड कर सकता था, उसी चोंच से लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने को वो बहुत ही कोमलता से और होले होले उठाकर खाता था, तो जिससे लेखिका को हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी कि फलों से अधिक उसे फलों के वृक्षों से अधिक उसे जो पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। यानी कि वसंत की ऋतु की यहाँ पर बात की गई कि वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। यहाँ पर पेड़ की बात की गई है। तब जाली घर में नीलकंठ इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।